हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष में से विवाह मिलापक या वर वधु के गुण मिलान कैसे किए जाते हैं इस पर है। इसे हम अष्टकूट के भी नाम से जानते हैं। अष्ट मतलब आठ, आठ गुणों का अध्ययन करते हैं और उनके सभी के कुछ अंक हैं और उनका सम 36 आता है। 36 गुणों का मिलान किया जाता है। 8 गुण से 36 अंक बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह मिलापक या अष्टकूट, ये प्रथम भाग है इसका। तो विवाह के पूर्व लड़के और लड़की की कुंडली मिलान को मेलापक, मिलान पत्रक, गुण मिलान, अष्टकूट या मेलन पद्धति कहते हैं। विवाह विवाह मिलान दो प्रकार से किया जाता है। प्रचलित नाम से या आपकी जन्म चंद्र राशि से, क्योंकि दोनों नाम का जातक के जीवन पर प्रभाव रहता है। प्रचलित नाम से कुंडली मिलान उनके लिए उपयोगी है जिनके पास जन्म तारीख और समय उपलब्ध नहीं है। जन्म की चंद्र कुंडली से विवाह मिलान अति उत्तम है, उसके फल सबसे अच्छे मिलते हैं। क्यों मिलाते हैं कुंडली? क्या कारण है कि शादी से पहले वर वधु की कुंडली का मिलान बहुत जरूरी है? पहला, दोनों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा रहे, इसका पता करते हैं। दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये भी पता करते हैं। दोनों को रति सुख अर्थात संभोग अच्छे से प्राप्त हो, दोनों में से किसी का भी अनिष्ट न हो, दोनों को ही आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, दोनों को ही संतान सुख की प्राप्ति हो। उक्त बातें जन्म पत्रिका में क्रमशः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव से देखी जाती है। प्रथम से जातक का स्वास्थ्य, चतुर्थ से घर के उपयोग की वस्तुओं का सुख, सप्तम से परस्पर स्त्री पुरुष का सहवास सुख, अष्टम से दीर्घकालीन जीवन तथा द्वादश व 12वें भाव से क्रय विक्रय की शक्ति आदि का विचार किया जाता है। अब कितना फर्क पड़ता है शादी के पहले विचार करने से? क्या फर्क पड़ता है? प्रत्येक ग्रह अपने भ्रमण काल या परिक्रमण के समय पत्रिका के 12 में से किसी न किसी भाव में होता है। तो पूरे 12 हाउसेस में से एक हाउस की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/12। ऐसे में यदि 5 भावों में पाप ग्रह हों और ये 5 भाव शादी के लिए इंपॉर्टेंट गुणों को निर्धारित करते हो, तो आप समझ लीजिए कितना परसेंट होगा आपकी जिंदगी का शादी से आधारित होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अर्थात 5 भावों में पाप ग्रह हो या 5 भाव पाप ग्रहों से दृष्ट हो या युति संबंध रखते हो, तो दाम्पत्य जीवन का 5 भागित आप 12 का पांचवा 5 हिस्सा, दैट इज 5/12 इंटू 100 अर्थात लगभग 40% से थोड़ा सा ज्यादा 41.66% आपका जीवन वैवाहिक संबंध से प्रभावित होता है। इस कारण से बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए। अगर 40% आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो फिर बचेगा ही क्या? तो ऐसे में हमारे दैवज्ञों ने सुखी समृद्ध तथा आनंदमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए अष्टकूट मिलान करने की परंपरा प्रारंभ। तो अष्टकूट मिलान का आधार नक्षत्र तथा ग्रह होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अष्टकूट मिलान का आधार, इसमें लड़के और लड़की के जन्मकालीन ग्रहों तथा नक्षत्रों में परस्पर मित्रता, साम्यता तथा संबंधों पर विचार किया जाता है। शास्त्रों में मेलापक के दो भेद बताए गए हैं, एक ग्रह मेलापक तथा दूसरा नक्षत्र मेलापक। इन दोनों के आधार पर लड़के और लड़की की शिक्षा, चरित्र, भाग्य, आयु तथा प्रजनन क्षमता का आकलन किया जाता है। नक्षत्रों के अष्टकूट तथा 7 ग्रह इस रहस्य को व्यक्त करते हैं। अर्थात आपको अगर नक्षत्र, ग्रह और इनसे अष्टकूट अर्थात 8 गुणों का अध्ययन आप कर लें, तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा शादी के पहले ही पता चल जाता है। करना चाहिए उस संबंध को कि नहीं, यह आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अष्टकूट सूत्र में दोनों के आपसी गुण धर्मों को 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 गुण चंद्र राशि एवं नक्षत्रों पर आधारित हैं। दोनों की कुंडली में जन्म समय चंद्र जिस राशि एवं नक्षत्र में होता है, उन्हें जातक की व्यक्तिगत राशि एवं नक्षत्र, 8 गुणों को क्रमशः 1 से 8 अंक दिए गए हैं। इनके कुल मिलाकर 36 अंक होते हैं। प्रत्येक गुण के अलग अलग अंक निर्धारित हैं। इन 36 अंकों में से कम 19 अंक मिल जाने से मिलान को ठीक माना जाता है और शादी करने लायक होती है। कम से कम इतने होने चाहिए।
लेकिन इसके लिए उनका नाड़ी मिलान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक अकेला आठवां जो गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका मिलान होना तो 100% जरूरी है। अगर वो नहीं मिल रहा है और फिर भी अंक 19 के ऊपर जा रहे हैं तो भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो अष्टकूट मिलान में वर्ण, वश, तारा, योनि, राशि जिसे हम ग्रह मैत्री कहते हैं, गण, भकूट और नाड़ी का मिलान किया जाता है। अष्टकूट मिलान ही काफी नहीं है, कुंडली में इन 8 गुण के अलावा और भी मंगल दोष भी देखा जाता है। सप्तम, सप्तमेश की स्थिति, सप्तम में कौन सा ग्रह है, किस पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इत्यादि देखे जाते हैं। और सप्तमेश की युति आदि भी देखी जाती है। सप्तम को क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि वो चितोत के भाव और वैवाहिक संबंध का भाव है। उस भाव से आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में पता चलता है। तो वो अलग चीज है। फिलहाल इन 8 गुणों को जरूर शादी के मिलान के लिए पढ़ना चाहिए या पता करना चाहिए शादी से पहले। तो अब जो भी हमने बताया उनके नंबर, उनके अंक कितने कितने हैं वो देख लेते हैं। अष्टकूट मिलान में 36 अंकों का विवरण, अष्टकूट के ये नाम दिए हैं और उनके अंक दिए गए। अंक याद करना बहुत ही आसान है। ये जितने भी अष्टकूट के गुण हैं इनको सीक्वेंस में क्रमागत अंक दिए गए हैं। पहले वाले को 1 तो दूसरे वाले को 2। ऐसा लगता है कि ये सीरियल नंबर है पर एक्चुअली वो उनके अंक हैं। तो वर्ण, जो पहला गुण है वो है वर्ण, अर्थात आपका स्वभाव आपके वर्णानुसार होता है। किसी भी जाति के आप हो लेकिन आपकी राशि के अनुसार आपकी एक वर्ण जरूर होगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो वर्ण है उसके आधार से आपका स्वभाव बनता है। तो वो एक गुण होता है। तो वर्ण का एक अंक निर्धारित है। वश्य अर्थात स्त्री वश में रहेगी या नहीं रहेगी, इसके 2 अंक। तारा, इससे हम पता करते हैं नक्षत्रानुसार शुभ अशुभ क्या है आपकी शादी का, इसके 3 अंक हैं। योनि अर्थात संभोग संतुष्टि इस वैवाहिक संबंध में मिलेगी या नहीं, इसके 4 अंक हैं। ग्रह मैत्री, ग्रहों के अनुसार ये वर वधु मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके 5 अंक हैं। गण अर्थात नक्षत्रों के अनुसार वर वधु के बीच में पारस्परिक प्रेम होगा या नहीं, इसके 6 अंक हैं। भकूट, इन वर वधु के संबंध हो जाने से इनके जीवन और इनकी आयु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, या इनका जीवन नारकीय हो जाएगा, आयु कम हो जाएगी। तो ये भकूट से पता चलता है। इसके 7 अंक हैं। नाड़ी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतिम है, इससे वर वधु के रक्त और ऊर्जा से संतान जो उत्पन्न होगी वो कैसी होगी उसके बारे में पता चलता है। इसके 8 अंक हैं। शादी क्योंकि संतान के लिए ही की जाती है, जिससे आपका वंश आगे बढ़े, जिससे कि आप पितृ ऋण से मुक्त हो। तो ये बहुत जरूरी है कि संतान होगी भी कि नहीं होगी। अगर संतान ही नहीं हुई तो शादी का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए नाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे संतान के बारे में पता चलती है। और इसके सबसे ज्यादा अंक हैं, 8 अंक हैं। इन सारे अंकों को जोड़ के देखिए आपको 36 अंक बनते हैं। तो इन 36 अंकों में से कम 19 अंक आना जरूरी है किसी भी वैवाहिक संबंध को करने के लिए। इससे कम होने पे कदापि शादी नहीं करनी चाहिए। अब पहले गुण को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है स्वभाव और रंग। जातियों, राशियों के वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लड़के या लड़की की जाति कुछ भी हो, ब्राह्मण जाति का लड़का है लेकिन उसकी राशि अगर शूद्र वाली हो गई तो उसका स्वभाव शूद्र के जैसा हो। और उसी जगह शूद्र लड़का है और उसकी राशि ब्राह्मण वाली हो गई तो उसका स्वभाव ब्राह्मण के जैसा हो। इसलिए समाज की जाति और राशियों की जाति अलग है। राशियों की जाति ये देख के नहीं आती है कि वो किस घर में पैदा हो। इसलिए वर्ण, यहाँ जो हम गुण बताने जा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण का अर्थ होता है स्वभाव और रंग। और राशियों के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लड़के या लड़की की जाति कुछ भी हो लेकिन उनका स्वभाव और रंग उक्त 4 में से होगा। मिलान में इस मानसिक और शारीरिक मेल का बहुत महत्व। यहाँ रंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि स्वभाव का है। तो किसी भी जाति का लड़का हो, अगर ब्राह्मण होगा तो उच्च स्वभाव होगा, उससे कम फिर क्षत्रिय होता है, फिर उससे कम वैश्य होता है, और शूद्र निम्न स्वभाव में आता है।
सबसे निम्न में उसका रंग भी कम फीका होता है। तो ये क्रम है। उच्च वर्ण में ऊंचे होने का भाव रहता है, अर्थात उच्च वर्ण की कन्या से हीन वर्ण के पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके पति का विनाश निश्चित है, क्योंकि वो दब जाएगा, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। पर वधु अर्थात कन्या अगर नीच वर्ण की है वर के कंपैरिजन में, तो वो शादी चल जाएगी। अब वर्ण देख लीजिए, राशियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन ब्राह्मण वर्ण में आती है, इनका नेचर ब्राह्मण के जैसा होता है। मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय। वैसे भी मेष का मंगल, सिंह का सूर्य, धनु का बृहस्पति, तीन के तीनों मेल हैं, इसलिए यहाँ पे क्षत्रिय। तो ये राशियां क्षत्रिय। वृष, कन्या, मकर, ये राशियां वैश्य प्रकृति की है। मिथुन, तुला, कुंभ ये शूद्र वर्ण में आती। तो इन राशियों के जो लोग होते हैं उनमें शूद्र के जैसी सोच होती है, निम्न सोच होती है। अगर इस निम्न सोच वाले लड़के की शादी उच्च सोच वाली ब्राह्मण वर्ण लड़की से कर दी जाए तो लड़के का विनाश तय है। तो उत्तम वर्ग का वर्ण श्रेष्ठ, समान वर्ण होने पर भी शुभ। पर वर से कन्या उत्तम वर्ण की श्रेष्ठ नहीं होती। पहली दो स्थिति में इस वर्ण अष्टकूट का निर्धारित एक अंक मिल जाएगा, बाद की स्थिति में 0 अंक मिलेगा। अब अगला जो गुण है उसको पढ़ते हैं, वश्य नाम है इसका, वशीकरण। वश्य का अर्थ है वश में करने योग्य। सिंह राशि को छोड़ सभी राशियां पुरुष राशियों के अधीन होती हैं। पुरुष राशियां कौन होती हैं? पुरुष मतलब नर, नर मतलब द्विपद, दो पैर से चलने वाला। मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ, इनके कंट्रोल में सारी राशियां होती हैं, क्योंकि ये नर हैं, द्विपद हैं। लेकिन इनके कंट्रोल में सिर्फ एक ही नहीं होता है, अब वो होता है सिंह राशि। सिंह, शेर, वंचन। तो यहां कहने का मतलब वश्य का अर्थ है वश में करने योग्य। सिंह राशि को छोड़कर सभी राशियां पुरुष राशियों के अधीन होती हैं। वश्य प्रकरण में विचार किया जाता है कि स्त्री पति के अधीन रहने वाली है या नहीं। वस्तुतः स्त्री का पति के अधीन रहना भी आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री की देखभाल बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र करता है। इसके मतलब स्त्री का कोई ना कोई ध्यान रखता है, तभी घर चलता है। उसी जगह उल्टा हो जाए, स्त्री आपका ध्यान रखे, स्त्री दबे ही ना। अगर स्त्री सिंह राशि की हो गई तो किसी से दबेगी नहीं, क्योंकि सारी पुरुष राशियां सबको कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन सिंह को कोई नहीं कर पाता। तो वो दबंग होगी। जो दबंग होगी तो पति की तो मानेगी नहीं। हाँ, तो फिर मनमाना करेगी, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। तो वश्य में अब हम देखते हैं कि कौन सी राशि किस में आती है। तो द्विपद अर्थात जिसे हम नर कहते हैं, अर्थात पुरुष, दो पैर से चलने वाले, ये राशियां हैं मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ। धनु में भी पूर्वार्ध, क्योंकि धनु के दो हिस्से होते हैं, ऊपर का धनुष लिए हुआ मनुष्य, नीचे का घोड़े का जैसा। तो पूर्वार्ध वाला हिस्सा नर में आएगा। अब चतुष्पाद में देख लीजिए, मेष, वृष, धनु। धनु का उत्तरार्ध, धनु का पूर्वार्ध नर है, धनु का उत्तरार्ध चतुष्पाद। अब मकर का पूर्वार्ध, मकर, मकर राशि में पूर्वार्ध, क्योंकि ऊपर का चतुष्पाद वो हिरण के जैसा होता है, और उत्तरार्ध मकर का कैसा होता है? जलचर होता है, क्योंकि वो मगरमच्छ होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि द्विपद में मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ है। चतुष्पाद में मेष, वृष, धनु का उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध है। जलचर में जल में मकर, मकर का उत्तरार्ध रहता है। मीन मछलियां रहती हैं, और कर्क अर्थात केकड़ा, ये जलचर हैं। वन में सिर्फ सिंह रहता है, और वो किसी की नहीं सुनता है। कीट, कुछ लोग इसे सरीसृप भी कहते हैं, वो है वृश्चिक। तो जिस प्रकार कोई वनचर जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु कैसे वन में रह सकता? लड़के तथा लड़की का एक ही वश्य होने पर 2 अंक मिलते हैं, पूरे अंक मिल जाते हैं, क्योंकि इसका 2 नंबर है।
2 अंक पूरे मिल जाएंगे अगर एक ही वश्य। एक वश्य, वश मतलब वशीकरण, वश में करने वाला, और दूसरा शत्रु होने पर 1 अंक मिल जाता है, क्योंकि भाई एक तो उच्च हो गया, ठीक है, वश में कर लेगा, और दूसरा शत्रु है तो ये आधा तो मिल ही जाएगा, 1 अंक मिल जाएगा। एक वश्य और एक भक्षक होने पर आधा अंक मिलेगा, क्योंकि दूसरा जो भक्षक है वो खा जाएगा, वो सुपीरियर हो गया। जैसे वश्य में लड़का हो गया, भक्षक में लड़की हो गई, लड़की पावरफुल हो गई, वो खा जाएगी उसको। इसीलिए ये मिलान सही नहीं है, इसमें आधा ही अंक मिलेगा। एक शत्रु और एक भक्षक होने पर कोई अंक नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही एंटी हो गए, दोनों एक दूसरे को खाने मारने की कोशिश करेंगे, और इस कारण से 0 अंक मिलेगा। तो वश्य प्रकरण में ये ध्यान। तारा, अगला गुण है तारा। तो तारा क्या होता है? नक्षत्रानुसार शुभ अशुभ निकालने के तरीकों को तारा कहते हैं। इसके 3 अंक होते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पे आता है। इस मिलान में वर तथा कन्या के जन्म नक्षत्रों का एक दूसरे से आकलन किया जाता है, एक दूसरे से, अर्थात वर में कन्या का, कन्या में वर का। तो वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गणना की जाती है, इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गणना की जाती है। दोनों संख्याओं को अलग अलग 9 से भाग किया जाता है, और शेष में यदि 3, 5, 7 बचे तो यह अशुभ तारा मानी जाती है, और शेष 0 आने पर 9 समझे। वर कन्या के दोनों ताराओं में यदि अशुभ तारा है तो कोई अंक नहीं मिलता। एक में तारा शुभ और दूसरे में अशुभ हो तो 1.5 अंक मिलेगा, और दोनों तारा शुभ हो तो पूरे 3 अंक मिलते हैं। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 ताराएं बनाएगी, जिनके नाम है विपत, प्रत्यरी और वध। ये वो ताराएं हैं जिनको खतरनाक ताराएं बोलते हैं, इनमें तो शादी हो ही नहीं सकती। और बाकी 9 ताराओं के नाम हम नीचे बता रहे हैं। तो समझ लीजिए कि इसको कैसे निकालते हैं। इसको वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनते हैं, वर का नक्षत्र काउंट करेंगे, और जो संख्या है उसको 9 से भाग देंगे, शेष देखेंगे क्या आया। इसी तरह से कन्या के नक्षत्र से शुरुआत करेंगे, वर के नक्षत्र तक जाएंगे, जो मिले उसको 9 से भाग दें, और देखेंगे शेष क्या। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि जो 9 हिस्से बनाए गए हैं उनके नाम क्या है। 9 तारा। तो ताराओं के नाम है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, निधन, जिसे हम वध भी कहते हैं, मित्र और परम मित्र। तो ताराओं में जो जन्म है, ये युगल की दीर्घायु, मतलब उन दोनों को उम्र बढ़ाता है, और ये बहुत अच्छा है। इसी तो अगर किसी का पहला नक्षत्र है अश्विनी, और उसकी शादी 10वें नक्षत्र वाले से होती, तो लड़के की आयु बढ़ेगी, उसके लिए बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि यहां से 10वें तक आने में, अगर आप 10 काउंटिंग करें तो 9 हो गए, ये 10, 10 को अगर 9 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बचेगा। एक 3, 5, 7 से अलग। तो पहला हुआ तारा जन्म, इससे दीर्घायु होते हैं युगल, ये अच्छा है। संपत, धन और समृद्धि, ये भी अच्छा है। विपत, दुर्घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं, बहुत ही बुरा, विपत्तियां आएंगी। क्षेम, समृद्धि बढ़ाएगा, बहुत अच्छा है। प्रत्यरि, बाधाएं आएंगी, बहुत बुरा। साधक, अनुकूल है, अच्छा बनाता। निधन या वध, इतनी दुख और कठिनाइयां आएंगी कि निधन हो जाए। मित्र या मित्र का मतलब मिलनसार, दोनों एक दूसरे के मिलनसार हैं। फिर 9वां आता है परम मित्र, बहुत ही ज्यादा मिलनसार, अर्थात दोनों युगल एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा मित्र हैं, मिलनसार। तो ये ताराएं थी, इनका नाम था। इनको निकालने का तरीका भी हमने बता दिया है, और इसको हम एग्जाम्पल में समझाएंगे कि कैसे हमने निकाला। चलिए उसके बाद योनि आती है। यह चौथा गुण है, योनि। तो कुंडली मिलान में अंकों के क्रम में इस योनि मिलान को 4 अंक प्राप्त हैं, क्योंकि यह चौथे नंबर पे आता है। योनि का संबंध संभोग से होता है। जिस तरह कोई जलचर का संभोग वनचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से इस संबंध की जांच की जाती है। वैवाहिक संबंध में संभोग बहुत जरूरी है। ये शरीर की तृप्ति, भूख को मिटाने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए इसको भी एक गुण माना गया है। पर नक्षत्रों के आधार पर
विभिन्न नक्षत्र आधारित जीव जंतु के आधार पर 13 योनियां नियुक्त की गई। अब ये इनके नाम क्या है? अश्व, गजमेष, सर्प, श्वान, मार्जर, मूस, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। हर नक्षत्र को एक योनि दी गई। कई योनियां ऐसी हैं जो एक दूसरे की परम शत्रु होती हैं, और जो परम शत्रु हैं तो संभोग कहां से होगा? तो जैसे मार्जर बिल्ली और मूषक चूहा, अगर इनके बीच में शादी हो जाती है तो संभोग तो चांस ही नहीं, बिल्ली चूहा को खा जाएगी, तो संभोग बिल्कुल नहीं, तो ये शादी फेल हो जाएगी। गौ और व्याघ्र ये आपस में महावैर रखते हैं, इनके बीच में भी नहीं होगा, इनका आपसी तालमेल कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए कुंडली मिलाते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि वर तथा कन्या की योनियों का महावैर ना हो। शरीर संतुष्टि के लिए योनि मिलान भी अति आवश्यक है। और कन्या की एक ही योनि होना शुभ होता है। योनियों में अति मित्रता हो तो पूरे 4 अंक मिलते हैं, मित्र हो तो 3 अंक, सहज प्रकृति समान हो तो 2 अंक, सामान्य वैर हो तो 1 अंक, और अति शत्रु हो तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो अत्यंत महावैर वाले अगर वर वधु हैं तो वो ये संभोग से वंचित रहेंगे, और इस कारण से एक गुण पूरी तरह से 0 हो जाए। अब चलिए योनियां देख लेते हैं। नक्षत्रों के आधार पर योनियां निर्धारित होती हैं। जैसे अश्वनी और सदभिसा नक्षत्र के लोगों के अश्व योनि होती है। अश्व योनि वाले क्या होते हैं? ये स्वेच्छाचारी होते हैं, साहसी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, दमदार होते हैं, आवाज इनकी बहुत बुलंद होती है। और इनके शत्रु कौन होती है? महिष अर्थात भैंस। तो अश्विनी सदभिसा के लोग जिनके अश्व योनि है, महिष योनि वाले से शादी कर लेते हैं तो वो संभोग से वंचित रहेंगे। भरणी और रेवती ये नक्षत्र वाले लोगों की योनि गज होती है। ये बहुत ही बलवान, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लोग होते हैं। और इस योनि का शत्रु को योनि कौन है? सिंह। कृतिका और पुष्य इस नक्षत्र के लोग मेष या बकरा योनि के होते हैं। पराक्रमी और महान योद्धा होते हैं, मेहनती, धन दौलत से परिपूर्ण, ऐश्वर्यशाली, भोगी तथा दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं। और इनका शत्रु वानर है, अर्थात शादी अगर वानर योनि वाली से हो गई तो संभोग से वंचित। रोहिणी मृगशिरा वाले सर्प योनि। सर्प योनि वाले अत्यंत क्रोधी, रूखा स्वभाव, मन स्थिर और चंचल, गंभीरता से नहीं सोचना, खाने के शौकीन होते हैं। इनका शत्रु नेवला है, नकुल। आर्द्रा मूल, जिनके नक्षत्र आर्द्रा और मूल हैं तो वो श्वान योनि के हैं, कुत्ता योनि। बहादुर, उत्साही, साहसी, मेहनती, परिश्रमी, माता पिता के सेवक, भाई बंधु से छोटी छोटी बात पर लड़ जाने, जैसे कुत्ते लड़ जाते हैं आपस में। इनका शत्रु मृग या हिरण है। पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र वालों का जो योनि है वो मर्जार या बिल्ली या बिलाव योनि के होते हैं। अत्यंत निडर होते हैं, बहादुर होते हैं, हिम्मती होते हैं, दूसरों के प्रति दुष्ट भाव रखते हैं। ये लोग थोड़ा इस टाइप के होते हैं कि दूसरों के प्रति दुष्ट भाव, जैसे बिल्ली। समस्त कार्य करने में कुशल होते हैं, मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। इनका शत्रु मूषक है, अर्थात मूषक योनि वाले जो लोग हैं उनकी शादी बिल्ली योनि वालों से हो गई तो संभोग से वंचित। अब मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग मूषक योनि के होते हैं। काफी बुद्धिमान, चतुर, अपने काम में तत्पर और सजग, काफी सोच विचार कर और समझदारी से आगे बढ़ने वाले, सदैव सचेत, आसानी से किसी पर विश्वास न करने वाले, काफी धनी, काफी विद्वान वर्ग होता है। पर इनकी शत्रु बिल्ली है। तो यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का कोई है और उसकी शादी हो जाती है बिल्ली नक्षत्र वाले, मर्जार अर्थात पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र वाले से, तो आप समझ लीजिए कोई संबंध नहीं, शारीरिक संबंध 0। तो इसलिए पूर्व फाल्गुनी का वर और आश्लेषा की लड़की अगर हुई तो संबंध नहीं हो सकता, या पुनर्वसु का लड़का और मघा की लड़की हुई तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि एक बिल्ली है और दूसरा चूहा। अब
उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद। इस नक्षत्र का गौ योनि होती है। उत्साहित, आशावादी, मेहनती, बात में निपुण स्त्रियों को विशेष रूप से प्रिय होते हैं लोग। इनकी आयु भी कम, ऐसा लगता है कि इनकी कम आयु है। पर इनका शत्रु कौन है? व्याघ्र। हस्त और स्वाति नक्षत्र वालों की योनि होती है महिष या भैंस योनि। बुद्धि वाले ये भी होते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं होती है। युद्ध में इन्हें सफलता मिलती है क्योंकि भारी भरकम शरीर होता है। काम के प्रति बहुत अधिक उत्साही, कई संतानें होती हैं। पर वात रोगी होते हैं। इनका शत्रु अश्व। क्यों शत्रु अश्व है? क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो होते हैं, स्लगिश होते हैं, हस्त और स्वाति नक्षत्र वाले। और अश्व बहुत चपल, तेज तर्रार होता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो यदि हस्त और स्वाति नक्षत्र जिनका योनि भैंस है, इनकी शादी अगर अश्विनी नक्षत्र वाले से हो गई जिसकी योनि अश्व होती है, तो संभोग जीरो, अर्थात इस गुण के 0 अंक मिलेंगे। इसके बाद आता है चित्रा और विशाखा। ये इस नक्षत्र की योनि व्याघ्र योनि होती है। ये सभी प्रकार के काम में कुशल होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा करते हैं। इनका शत्रु गाय है। तो अर्थात चित्रा और विशाखा नक्षत्र वाले लोग गौ योनि, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद योनि वाले लोगों से नहीं कर सकते। अगला है अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों की मृग योनि होती है। ये कोमल हृदय होते हैं, नम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार होते हैं, शांत मन, सत्य विचार और सत्य वाचक होते हैं, आस्थावान होते हैं, स्वतंत्र विचारों के, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले, भाई बंधुओं से प्रेम करने वाले होते हैं। पर इनका शत्रु कुत्ता है, श्वान। तो कुत्ता नक्षत्र, जिनका नक्षत्र कुत्ता योनि बनाता है, उनसे इनकी शादी नहीं हो सकती। अब पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, ये वानर योनि का होते हैं। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र की योनि वानर होती है। इस तरह के लोग चंचल स्वभाव, युद्ध के लिए सदा तत्पर, काफी बहादुर और हिम्मत वाले, काम उत्तेजक बहुत होते हैं, धन के व्यसनी, संतान से सुखी होते हैं। इनका शत्रु बकरा है, इसलिए बकरा योनि वाले लोग इनसे शादी ना करें। उत्तराषाढ़ा और अभिजीत ये नक्षत्र है, तो इनका योनि होगी नकुल, जिसे हम नेवला कहते हैं। हर काम में पारंपरिक परंपरागत एवं कुशलता पूर्वक करने में सक्षम, मतलब हर काम में ये बहुत ही पारंगत होते हैं और बहुत ही कुशलता पूर्वक उसको परिपूर्ण या सक्षम होते हैं, करते हैं। अत्यंत परोपकारी होते हैं, विद्या के धनी होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं। पर इनका शत्रु सर्प है, नेवले का। इसलिए जिनकी योनि सर्प हो, वो नेवला योनि वालों से शादी ना करें। अब आता है धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद। इस नक्षत्र के लोगों की सिंह योनि होती है। तो सिंह योनि जिनकी होती है, वो धर्मात्मा होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, नेक और सरल आचरण व व्यवहार वाले होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, अत्यंत साहसी और हिम्मती होते हैं, कुटुंब का ख्याल रखने वाले होते हैं। इनका शत्रु हाथी है, इसलिए सिंह योनि वाले, हाथी योनि वाले से शादी ना करें, नहीं तो संभोग नहीं मिलेगा, 0। तो मित्रों, आज के इस प्रथम भाग में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, योनि गुण तक। अगला भाग हम लोग सेकंड पार्ट में बनाएंगे। धन्यवाद। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।